हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही बेहतरीन पोइट्री द स्प्लेंडर फॉल्स। इसके साथ ही साथ राइटर को भी थोड़ा सा जानेंगे। मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ कि राइटर की बायोग्राफी को भी ज़रूर पढ़िए। राइटर के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो टेनिसन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर करेंगे अलॉन्ग विद द पोइट्री। प्लेलिस्ट्स के बारे में आप सब जानते हैं। पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, लगभग सभी टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं। कुछ एक दो टिडबिट्स टॉपिक्स बचे हैं जो ऐड किए जा रहे हैं रेगुलरली, और हिस्ट्री के वीडियोस को भी ऐड किया जा रहा है ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे। 5 वीडियोस हैव बीन एडेड सो फार, और इस बुक के जिस बुक को हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री की, उसके 11 टॉपिक्स कवर करेंगे। एसी बॉग की बुक है, 11 चैप्टर्स कवर करेंगे इन फॉर्म ऑफ 11 वीडियोस। तो 5 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, 6 चैप्टर्स अभी बचे हैं, और उसके बाद एमसीक्यू सेशन भी फॉलो होगा। तो अच्छे से पढ़िए, अपनी पढ़ाई आप कर सकते हैं। दिन में अगर कुछ घंटे, 4 से 5 घंटे भी डिवोट करें। अभी तो 4 से 5 घंटे आपको करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स अप्रोच ही करने वाले हैं विद इन 1.5 मंथ। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई को करिए, और एमसीक्यूज के लिए ज़रूर अपीयर करिए। किसी भी तरीके के एमसीक्यूज अगर आपको मिलते हैं इस पेपर से रिलेटेड, मैं भी आपको सभी टॉपिक्स के एमसीक्यू वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ साथ ही साथ, और बाद में हम लोग एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी करेंगे एमसीक्यूज की। किसी भी पोइट्री, प्ले, प्रोज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, हर टॉपिक में ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि एमसीक्यू फॉर्म में आ सकती हैं। सबसे पहले तो यू शुड हैव द की टू आइडेंटिफाई कि क्या आ सकता है एमसीक्यूज में। और मेरे वीडियोस में अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हाईलाइट करके रखती हूँ जो कुछ भी आपको एमसीक्यूज में आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्प्लेंडर फॉल्स इज अ पार्ट ऑफ मच लॉन्गर नैरेटिव ब्लैंक वर्स पोम नोन एज द प्रिंसेस। कौन सी पोइट्री का पार्ट थी? द प्रिंसेस का। कौन सी फॉर्म में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में। किस तरीके की पोइट्री है? नैरेटिव पोइट्री। देखिए 3-4 क्वेश्चन आपके फर्स्ट लाइन से ही मिल जाते हैं, राइट? तो इस तरीके की डिटेल्स पर आपको भी ध्यान देना है, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं। प्रिंसेस के बारे में आप देखते हैं। प्रिंसेस इज अ सीरियो कॉमिक ब्लैंक वर्स नैरेटिव पोम रिटन बाय एल्फ्रेड टेनिसन, पब्लिश्ड इन 1847। ईयर मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो आप सब में से बहुत से लोग मुझे रिप्लाई करते हैं कैसे याद करें ईयर्स को, इतने सारे ईयर्स हैं, लेकिन करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। टेनिसन वॉज पोएट लॉरिएट, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट, एक प्रेस्टिजियस पोजीशन मानी जाती है पोएट्स के लिए। पोएट ऑफ यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1850 टू 1892। वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद इनको पोएट लॉरिएट बनाया गया था, एंड ही रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश पोएट्स। विक्टोरियन एरा का बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव पोएट माना जाता है। इनका लाइफ स्पैन देखिए 1809 टू 1892। 1837 से लेकर 1901 तक विक्टोरियन एरा था ना, तो इनका तो सारा पूरी पोइट्री लाइफ ही इनकी विक्टोरियन एरा में ही बीती है। ये सब भी आपको याद रखना चाहिए कौन सी एरा के पोएट थे। इन 1850 आफ्टर वर्ड्सवर्थ्स डेथ एंड सैमुअल रॉजर्स रिफ्यूजल, एक और फेलो पोएट थे जिन्होंने रिफ्यूज कर दी थी ये पोजीशन, टेनिसन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ पोएट लॉरिएट। किसकी डेथ के बाद बने थे, कौन से ईयर में बने थे, किसके रिफ्यूजल के बाद बने थे, ये सब आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? इंपॉर्टेंट पोइट्रीज देख लीजिए। मरियाना, द लेडी ऑफ शेलर, द पैलेस ऑफ आर्ट, द लोटस ईटर्स, यूलिसिस, लॉक्सली हॉल, द टू वॉइसेस, सर गेलहेड एंड ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्रीज के नाम है। फेमस पोएट लॉरिएट्स भी देख लीजिए। सबसे पहले पोएट लॉरिएट थे, ऑफिशियल पोएट लॉरिएट, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन जिन्होंने मैक फ्लेक्नो नाम की पोएट्री लिखी थी अपने ही एक एक्स फ्रेंड थॉमस शेडवेल के ऊपर, जो कि जॉन ड्राइडन के बाद पोएट लॉरिएट बने थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ऑल्दो बहुत सारे पोएट लॉरिएट्स रह चुके हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस में जनरली आते हैं: रॉबर्ट सऊदी, विलियम वर्ड्सवर्थ, एल्फ्रेड टेनिसन, टेड ह्यूज, कैरोलाइन डफी एंड द करंट पोएट लॉरिएट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द करंट पोएट लॉरिएट। तो जॉन ड्राइडन द फर्स्ट वन, एंड सिमन आर्मिटेज द करंट वन। इसके बाद इनकी एक और पॉपुलर पोइट्री की बात करते हैं अपने टॉपिक पर मूव करने से पहले। इन मेमोरियम AHH। AHH की फुल फॉर्म ऑथर हेनरी हैलम। टेनिसन के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे जिनकी अर्ली एज में डेथ हो गई थी।
और उनके ऊपर काफ़ी पोइट्रीज टेनिसन ने लिखी है। उनमें से एक जो बहुत पॉपुलर है दैट इज इन मेमोरियम, जो कि क्वीन विक्टोरिया को भी बहुत ही पसंद आई थी। The poem In Memoriam AHH by Alfred Lord Tennyson is in elegy। elegy वर्ड भी आप याद रख लीजिए। elegy किसी की डेथ को कमेमोरेट करते हुए अगर कोई पोइट्री लिखी जाती है तो दैट इज कॉल्ड elegy। For his Cambridge friend, author Henry Holland, who died of cerebral hemorrhage at the age of 22 years in Vienna in 1833। कितनी अर्ली एज में डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ को कमेमोरेट करते हुए, अपने दोस्त को याद करते हुए एक एलिजी लिखी है। ये वर्ड मैं आपको दोबारा याद दिला रही हूँ। मैं जो कुछ भी आपको करवा रही हूँ सब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है। इस पोइट्री का ईयर भी आप याद रखिए 1833। क्वीन विक्टोरिया का भी क्या रिश्ता है इस पोइट्री के साथ और टेनिसन के साथ। इन मेमोरियम 1850 which had a great success with both reviewers and the public, won him the friendship of Queen Victoria and helped bring about in the same year his appointment as poet laureate। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है इस बात को लेकर कि क्वीन के बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे वो आफ्टर दिस पोइट्री, तो उस रिलेशनशिप ने उन्हें बहुत हेल्प किया पोएट लॉरिएट की पोजीशन को एक्वायर करने में। अब आ जाते हैं अपनी पोइट्री की तरफ और नेक्स्ट डे हम लोगों को एमसीक्यूज करने हैं, तो एक एक फैक्ट अच्छे से देखिए। आई वांट कि आप सब कमेंट्स में मुझे लिखें कि पूरे मार्क्स आए 100%। Splendor Falls by Alfred Lord Tennyson is a musical poem that depicts a beautiful landscape। नेचर पोइट्री आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पर कि साउंड ऑफ अ बिगुल बज रहा है एंड कंटेन्स अ स्पिरिचुअल रिलीजियस अंडरटोन। बिल्कुल एक रिलीजियस, बिल्कुल एक पीसफुल पोइट्री है। तो इस पोइट्री को आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बड़ी शांति मिलेगी। द प्रिंसेस जो कि एक लॉन्ग पोइट्री थी, उसका एक पार्ट है स्प्लेंडर फॉल्स, जो कि एक सीरियो कॉमिक ब्लैंक वर्स था। ये सब कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ अभी तक के पढ़े हुए। अब हम पोइट्री की तरफ मूव करने वाले हैं, क्योंकि ब्लैंक वर्स, नैरेटिव, प्रिंसेस 1847, ये कुछ ईयर्स, कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। रिटन बाय एल्फ्रेड टेनिसन। ये मैं आपको अपने एमसीक्यूज में नहीं कराती हूँ क्योंकि उस दिन बड़ा मोनोटोनस सा क्वेश्चन हो जाता है कि मैं आपसे पूछूं हु रोट स्प्लेंडर फॉल्स, लेकिन एग्जाम में आपको आ सकता है क्योंकि एग्जाम में आप उस वक्त सिर्फ एक टॉपिक करके आए हैं घर से, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा ना। लगभग 40 to 50 टॉपिक्स होंगे जो आपने कवर किए होंगे और उनमें से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसे फैक्ट्स को लाइटली मत लीजिए कि ये तो पता ही है स्प्लेंडर फॉल्स किसने लिखी है। ये भी याद करिए, करने की कोशिश करिए। पोएट लॉरिएट थे 1850 से 1892 तक, ये भी आपको याद रखना है कब तक थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 1850 तो बहुत पॉपुलर ईयर है ही, इसमें वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी। 1892 टेनिसन डिड डाई, और जनरली ये पोजीशन सभी के पास अपनी डेथ तक रहती है, सभी पोइट्स के पास। हमारी ये पोइट्री एक सनसेट का सीन डिस्क्राइब करिए, नेचर पोइट्री कह सकते हो आप इसको, जहाँ पर एक कासल है, स्नो कैप पीक्स हैं और सन इल्यूमिनेट कर रहा है एक पुराने से कासल को। दिस इज टेंजा 1। द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कासल वॉल्स एंड स्नोई summits old and story. The long light shakes across the lakes and the wild cataract leaps in glory. Blow bugle, blow, said the wild echoes flying. Blow bugle, answer echoes, dying, dying, dying. फर्स्ट लाइन है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि द स्पीकर इज मेकिंग यूज ऑफ द नेचर। नेचर ने जिस तरीके का स्प्लेंडर, जिस तरीके की शान, जिस तरीके की ग्लोरी अपनी स्प्रेड की हुई है। हम लोग जितनी भी इन्वेंशन कर लें, सनलाइट का क्या कोई कंपटीशन है? उतनी ग्लोरी और उतना इम्पैक्ट आ सकता है क्या किसी भी इन्वेंशन का, जितना सनराइज का, सनसेट का इम्पैक्ट आता है हमारे ऊपर? सो दिस इज लाइकली अ रेफरेंस टू दी सनलाइट। सनलाइट को रेफर किया है ये पूरे स्प्लेंडर वर्ड को यूज करके। और कासल दिखाया गया है यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की एक क्रिएशन। ह्यूमन बींग्स की क्रिएशन को कितना ग्लोरीफाई कर रहा है नेचर, दैट हैज बीन शोन। सीन बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऐसा लग रहा है कि पूरा एनवायरनमेंट जो है ग्लोरीफाई हो चुका है, पूरे एनवायरनमेंट की शान बढ़ चुकी है। और ब्लो बिगल ब्लो, ये कहकर वो ऐसा लग रहा है कि नेचर को इवोक कर रहे हैं कि अपना कुछ और मैजिक भी दिखाओ। यहाँ पर वाटरफॉल है, यहाँ पर सनलाइट है, यहाँ पर ग्लोरी है और कुछ पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स भी हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। और लास्ट में वो वर्ड एको करवाते हैं, डाइंग डाइंग डाइंग।
Dying, the word dying and its repetition 3 times at the end of the each line mimics the effects of the echo. जैसे पूरे एनवायरनमेंट में एक एको भी है, इस तरीके से वो अपने एक वर्ड को रिपीट करवाते हैं 3 टाइम्स. कौन सा वर्ड है जिसको 3 बार रिपीट करवाया गया? दैट कैन बी ए क्वेश्चन. देखिए यहाँ पर फॉल्स और वॉल्स ये राइम हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, शेक्स और लेक्स एक दूसरे के साथ राइम हो रहे हैं, स्नोई और स्टोरी एक दूसरे के साथ राइम हो रहे हैं, लेकिन विद इन अ सिंगल लाइन. अदरवाइज तो क्या होता है कि अलग अलग लाइंस में राइम करते हैं, वो भी एंडिंग वर्ड. विद इन अ सिंगल लाइन अगर कोई वर्ड्स राइम करते हैं तो उनको हम इंटरनल राइम कहते हैं. इंटरनल राइम कहाँ पर है, कौन कौन से वर्ड्स के लिए है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको. स्टेंजा 2 की फर्स्ट लाइन में कुछ सुनने के लिए प्रोवोक किया जा रहा है. हार्क एक ओल्ड वर्ड है जो कि लिसन एंड लिसन केयरफुली बेसिकली इस मीनिंग के लिए यूज किया जाता था. सो ही सेइंग लिसन केयरफुली यू हियर हाउ थिन एंड क्लियर एंड थिनर क्लियरर फादर गोइंग गो स्वीट एंड फार फ्रॉम क्लिफ एंड स्का. The horns of Elfland faintly blowing, blow, let us hear the purple gleams replying, blow bugles, answer echoes, dying, dying, dying. तो ये है हमारा सेकेंड स्टेंजा. In the second stanza of the poetry, speaker tries to draw the reader's attention to the notes of the bugle horn. Bugle की तरफ ध्यान दिलवाना चाह रहे रीडर्स का. He uses the phrase ओ हार्क ओ हियर, देखो सुनो ध्यान से सुनो. और कितनी थिन और क्लियर और प्यारी सी आवाज है इस बिगल की. इट्स echoing of the mountains in a magical and seemingly mysterious way. मिस्टीरियस मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो एल्फ लैंड की बात करते हैं. एल्फ लैंड जो होता था वो तो बहुत फेरीज में यूज होता था, फेरी टेल्स में इस तरीके के लैंड्स होते थे. होम ऑफ द एल्व्स बेसिकली यू कैन से, अ प्लेस दैट इज आवर वर्ल्ड बट नॉट. एक ऐसी दुनिया जो कि हमारी है भी और नहीं भी, एक मिस्टीरियस वर्ल्ड की वो बात कर रहे हैं. बाद में वही सेंटेंस रिपीट करते हैं. ब्लो लेट अस हियर द पर्पल ग्लेंस रिप्लाइंग, ब्लो बगल्स आंसर एकोज, डाइंग डाइंग डाइंग. सो सनलाइट जो है कैसल को बहुत ही ग्लोरीफाई कर रही है, दैट वी हैव डन ऑलरेडी. और अब ये एक ऐसा प्लेस बन चुका है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है. ऐसा लग रहा है कि कोई नॉर्मल प्लेस ना होकर एक एल्फ लैंड में कन्वर्ट हो गया है. और एकोस को ध्यान से सुनिए, एकोस में से कितनी अच्छी आवाजें आ रही हैं. इट इज वेरी थिन, वेरी क्लियर एंड गेटिंग थिनर एंड क्लियरर. ओ लव दे डाई इन यॉन रिच स्काई. इस लाइन में भी इंटरनल राइम है. आई होप आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा. दे फेंट ऑन हिल और फील्ड और रिवर और echoes roll from soul to soul and grow forever and forever. Blow bugle blow, said the wild echoes flying, and answer echoes answer, dying dying dying. ये है हमारा थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोइट्री द स्प्लेंडर फॉल्स. Third stanza of Splendor Falls, basically the speaker is addressing to some specific person. He tells maybe his love. अपने प्यार से बात करें. He tells the love that they die in the distant sky. Sky is rich with beauty and substance and nature. And it is not entirely clear actually कि to whom he is speaking to, what is dying and what he really sees in the sky. लेकिन खुश हैं पूरा नेचर देखकर. एट प्रेजेंट दिस इज वेरी क्लियर. सो इट इज लाइकली दैट ही स्टिल स्पीकिंग अबाउट द echoing ऑफ द बिगल्स. शायद बिगल के बजने की एको की आवाज की ही अभी भी बात करें. ब्लो बिगल ब्लो, सेट द वाइल्ड echoes फ्लाइंग, एंड आंसर echoes आंसर, डाइंग डाइंग डाइंग. तो पूरे नेचर को इवोक कर रहे हैं कि अपनी ग्लोरी को और फैलाओ और जितना भी स्प्लेंडर अपना हो सकता है हम सबको, हम ह्यूमन बींग्स को और ज्यादा अपना स्प्लेंडर दिखाओ. बिकॉज नेचर इज ऑलवेज देयर विच कीप्स ऑन ग्रोइंग फॉर एवर एंड फॉर एवर. अब कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं. यहाँ पर ये देखिए, ब्लो बिगल ब्लो. तो बिगल को एड्रेस करें. बिगल एक ह्यूमन बीइंग तो है नहीं जिनको एड्रेस किया जाए, बात की जाए उनसे. जब किसी इनएनिमेटेड या फिर डेड पर्सन से बात की जा रही है, देन इट इज कॉल्ड apostrophe. Here apostrophe has been used. Calling the beagle to blow, he calls to a non-living thing and thus it is an apostrophe. मैंने आपसे कहा था कि मैं पर्सोनिफिकेशन की बात करूंगी. लगभग हर पोएट्री में कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन जरूर मिल जाएगा आपको.
देखिए यहाँ पर किस तरीके से है, इन्हीं हाईलाइटेड वर्ड्स में है। स्प्लेंडर फॉल्स, फॉल्स इज अ ह्यूमन क्वालिटी, शेकिंग is a human quality, flying is a human quality, and human quality has been attributed to non-human entities, splendor, light and echoes. और यहाँ पर देखिए ल sound has been repeated, long, light, lakes, so it becomes an alliteration. अब आप सबके लिए क्वेश्चन, इन लाइंस में मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर आपको या में भी किसी भी दो वर्ड्स में इंटरनल राइम नजर आ रही है। जहां भी आपको लगता है इंटरनल राइम है, उन दो वर्ड्स को मुझे कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए और रेगुलरली अपडेट्स पाने के लिए कि कौन कौन से वीडियोस अपलोड हो गए, यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल टू, द लिंक आई विल गिव इन डिस्क्रिप्शन।